मैं हूं आपका अपना दोस्त संस्कार वाशने और लिबर्टी क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। अगर आप अच्छे नहीं हैं तो क्या इसका कारण एसएसटी या एसएसटी से रिलेटेड हिस्ट्री बन रही है? क्या अब तक ऐसा हो रहा है कि आपको हिस्ट्री समझ में नहीं आती? आप बहुत बार प्रयास करते हैं, बुक को खोलते भी हैं, टॉपिक को पढ़ते भी हैं, बट आते आते वो ऊपर से निकल जाता है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो अब से ऐसा नहीं होगा। क्यों सर, ऐसा क्यों नहीं होगा? हाँ, ऐसा नहीं होगा क्योंकि मैं आपका अपना दोस्त आपके लिए एक ऐसा सॉल्यूशन लेके आया हूँ, एक ऐसे चैप्टर की वीडियो लेके आया हूँ जिस पे आपको पढ़ने के बाद इजीली सब कुछ समझ में आ जाएगा और आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब आप सोच रहे होंगे कि सर तो बड़ी लंबी लंबी बातें कर रहे हैं, बड़ी लंबी लंबी छोड़ रहे हैं, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि मैं एक बार में बुक पढ़ूँ और हिस्ट्री मुझे समझ में आ जाए? तो ऐसा हो सकता है। इसके लिए एक ट्रिक है, उस ट्रिक को आपको रेगुलर फॉलो करना पड़ेगा। सर रेगुलर फॉलो करना पड़ेगा? हाँ सर, बिल्कुल रेगुलर फॉलो करना पड़ेगा। रेगुलर कैसे? जब आप उस चैप्टर को पढ़ेंगे, जब आप किसी टॉपिक को पढ़ते हैं तो आपको वो बात याद रखनी पड़ेगी कि आखिर इस प्रकार से पढ़ने से वो चैप्टर मुझे याद रहेगा। आखिर वो ट्रिक क्या है, जरा हम देखते हैं। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं एसएसटी को समझाने के लिए, इजी बनाने के लिए बहुत सारी ऐसी ट्रिक्स दूँगा। ठीक है, सबसे पहली ट्रिक हमारी जो कि आपको याद रखनी है, हम कभी भी कोई चैप्टर पढ़ते हैं तो हम सिर्फ उसको पढ़ते हैं, समझते नहीं हैं। दिक्कत क्या, हम उसको पढ़ते हैं, पढ़ना शुरू कर देते हैं और उसको एक थ्योरेटिकली वे में पढ़ते हुए चले जाते हैं, जो कि हमारी कभी अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। ठीक है, अगर आपसे मैं सवाल पूछूं, क्या आपको किसी मूवी का सीन याद है? मैं आपको बोलूं सल्लू भाई की एक मूवी है, दबंग है, वांटेड है। अगर मैं आपको इसका कुछ सीन पूछूं तो मुझे गारंटी में आप सीन नहीं, आप मुझे पूरी फिल्म की स्टोरी बता देंगे। क्यों? आपको याद कैसे हुई वो स्टोरी? आपको स्टोरी क्यों याद हुई? क्योंकि आपने उस चीज़ को इमेजिन किया। समझ पा रहे हो बात को? आपने वो चीज़ कैसे याद रखी? क्योंकि आपने उस चीज़ को इमेजिन किया। तो ज़रूरत है हिस्ट्री को भी इमेजिन करने की। अगर आप हिस्ट्री को लॉन्ग टर्म के लिए याद रखना चाहते हैं तो ज़रूरी है उसको इमेजिन करना। क्या करना? इमेजिन करना। कैसे करना है इमेजिन? सोचिए, मैं अगर कोई एक टॉपिक बता रहा हूँ तो उस टॉपिक को क्या करना है आपको? एक इमेजिनेशन में फॉर्म करना है। अगर कोई आदमी बोल रहा हूँ कि आदमी जा रहा है तो आपको अपने माइंड में वो एक मूवी की तरह फॉर्म करना है कि वो आदमी जा रहा है, आगे जाके उस पर हमला हो गया, या फिर राजा थे, राजा ने मिल लिया, राजा ने पकड़ लिया, राजा ने मारा। तो आपको क्या करना है? एक मूवी की तरीके से फॉर्म करना है। एक समय ऐसा आएगा कि पूरा चैप्टर मूवी की तरह फॉर्म हो चुका होगा और आपको वो पूरा चैप्टर ऑन टिप्स याद होगा। अगर मैं आपको कोई भी ईयर पूछूंगा, कोई भी चीज़ पूछूंगा, आपको एक टिप पे याद रहेगा। देखिए, मैंने आपको ये बताया कि अगर हम किसी भी चैप्टर को अच्छे तरीके से याद रखना चाहते हैं तो उसके लिए इमेजिनेशन जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहली ट्रिक हमें यही बता रही है, जो कि हमें इन फ्यूचर कोई भी चीज़ अगर लॉन्ग टर्म के लिए याद रखनी है तो हमें उसकी इमेजिनेशन करनी पड़ती है। क्या करना पड़ता है? इमेजिनेशन। ओके, ये बात क्लियर है? आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि अगर कोई भी चीज़ लंबे समय तक के लिए याद रखनी है तो उसको इमेजिन करना ज़रूरी है। अगर मैं आपको किसी आदमी का, किसी इंसान का नाम बताऊं और मैं आपको दिखा भी दूं, इन फ्यूचर अगर मैं आपको फिर से उससे मीट करवाऊंगा तो आप उसका नाम भूल चुके होगे बट उसकी शक्ल आपको याद रहेगी। आप कहोगे कि हाँ, मैं इस बंदे से ज़रूर एक बार मिला हूँ। क्यों? क्योंकि जो हमारा माइंड इमेजिन करके चलता है वो इमेजिन हमारी पावर ज़्यादा होती है और हम जो पढ़ी हुई चीज़ें उसको भूल जाते हैं। तो इसी के साथ ट्रिक को याद रखते हुए हम चैप्टर को शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 3, नेशनलिज्म इन इंडिया। तो बेसिकली इस चैप्टर को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। अगर हम इस चैप्टर को ठीक से पढ़ना चाहते हैं तो हमें 5 की 5 वीडियोस को अच्छी तरीके से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहली वीडियो में हम इंट्रोडक्शन की बात करने वाले हैं और पार्ट 1 की बात करने वाले हैं। और इंट्रोडक्शन में आपको बता दें कि इंट्रोडक्शन में बताया जाएगा कुछ पास्ट के बारे में। इसके भी पास्ट कैसे भैया? इसके पास्ट कैसे? बुक में जो पास्ट मेंशन नहीं किया गया है, हिस्ट्री के जो टॉपिक मेंशन नहीं किए गए हैं, उसको हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट 1 आएगा, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द खिलाफत मूवमेंट एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से हुए कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में, उसके बाद खिलाफत मूवमेंट क्या था और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या था। एंड नेक्स्ट फर्दर जब हम पार्ट 2 के पास आते हैं तो डिफरेंट स्टांस विद द मूवमेंट हम पढ़ने वाले हैं कि आखिर ये जो मूवमेंट्स हुए थे, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट, इस मूवमेंट से आम जनता, हिंदुस्तान की जनता पर क्या क्या इफेक्ट्स पड़े थे, इम्पैक्ट्स पड़े थे, उसके बारे में बात करने वाले हैं। पार्ट 3 में टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट खत्म करके सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की तरफ चलने लगे, उसके बारे में बात करने वाली है। और फाइनली पार्ट 4 में हम पढ़ने वाले हैं सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग के बारे में, कि कैसे इंडियंस ने अपने आप को एक देश के वासी होने के लिए, अपने एक अंदर आइडेंटिटी बनाने के लिए क्या क्या कलेक्टिव बिलोंगिंग की सेंसेस अपनाए थे। तो चलिए चैप्टर का इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं।
तो इंट्रोडक्शन में जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि चैप्टर का नाम है नेशनलिज्म इन इंडिया, चैप्टर नंबर 3 नेशनलिज्म इन इंडिया। ठीक है, तो बात करते हैं कि आखिर जो वर्ड है नेशनलिज्म, नेशनलिज्म, इस वर्ड का मीनिंग क्या है। इस वर्ड को अगर हम हिंदी में ट्रांसलेट करें तो उसका मतलब निकलता है राष्ट्रवाद। अगर और हिंदी में ट्रांसलेट करें तो और ज़्यादा संस्कृत में आंसर आ भी सकता है, बट समझ में अभी भी नहीं आया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, मतलब समझिए, नेशनलिज्म इन इंडिया। नेशनलिज्म का मतलब है देश के अंदर देश के रहने वाले लोगों के प्रति देश के लिए प्रेम। समझ पाए बात को। अगर देश में आप मैं रह रहे हैं, हमारे जैसे और भी बहुत सारे लोग रह रहे हैं देश के अंदर, अगर वो अपने देश से प्यार करते हैं, अपने देश के लिए लड़ते हैं, तो यानी कि वो क्या है, देश के लोगों के अंदर देश के प्रति प्रेम। अब हम इस चैप्टर में बात करने वाले हैं कि आखिर वो समय कब आया कि देश के लोगों के अंदर देश के लिए प्रेम उत्पन्न हुआ, स्टार्ट हुआ, जागरूक हुआ। क्या भैया ये आप कैसी बात कर रहे हैं, क्या पहले से देश के लोगों के अंदर देश के लिए प्रेम नहीं था? ना, नहीं था। क्यों नहीं था भैया? देखिए, पहले जो हमारा देश था, अभी जो हम देख पा रहे हैं स्टेट्स बटी हुई हैं, यहाँ पे JNK है, जम्मू कश्मीर है, ठीक है, पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, ऐसी कई सारी स्टेट्स हैं। उस समय स्टेट्स नहीं हुआ करती थी, उस समय इलाके हुआ करते थे। भैया किसके इलाके? राजाओं के इलाके, किंग के इलाके। अच्छा जी, देश के जो पूरे लोग हैं, आज वो देश के लोगों को एक टाइप की पहचान दी गई है, बिल्कुल एक टाइप की, जो कि कहीं भी चले जाएं तो उनकी एक पहचान रहती है कि आप किस देश के वासी हैं, हम इंडियंस हैं। कोई ऑस्ट्रेलिया में है तो वो ऑस्ट्रेलियन है, कोई जापान में है तो वो जापानीज़ है। ठीक है, तो हर देशवासी की एक पहचान है। पर अगर हम बात करें नेशनलिज्म स्टार्ट होने से पहले की, तो उस समय देश की कोई पहचान नहीं थी, देश नहीं था, देश के बदले क्या थे, राज्य थे। राज्य किसके? राजाओं के राज्य थे, अलग अलग किंगडम्स थे, एम्पायर्स थे, जिसमें अलग अलग राजा अपना राज्य किया करते थे। कोई एक एम्पायर ये है, कोई एक एम्पायर ये है। ठीक है, आपने बाबर, अकबर और कई सारे ऐसे महान राजाओं का नाम सुना होगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि जो सब क्या है, किंग है ये सब। क्लियर? अब होता क्या था, अगर ये किंग है, इस किंग ने, इसकी टेरिटरी जो है, इसका जो इलाका है वो इतना बड़ा है। ठीक है, यहाँ पे दूसरा किंग है, उसका इलाका इतना बड़ा है, तीसरा इलाका इतना बड़ा है, तीसरे किंग के हाथ में आ रहा है वो। ठीक है, तो पानी में चला जाए, पानी भी क्या उल्लास करेगा, तो इतना पार्ट है उसका। ठीक है, तो होता क्या था, इस राज्य के अंदर जो लोग रह रहे होंगे वो अपने आप को एक देश का वासी नहीं मानेंगे, वो अपने आप को इंडियन नहीं कहेंगे कि मैं इंडियन हूँ, मैं भारतवासी हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ, ऐसा वो कुछ नहीं कहेंगे। वो क्या कहेंगे, मैं इस राज्य का आदमी हूँ। वो किसके कह रहे हैं? क्योंकि वो वहाँ का राजा है, वहाँ के राजा के अंदर रह रहे हैं वो, इसीलिए क्या कहते हैं, मैं इस राज्य का। और हुआ भी करता था कि इस किंग, अगर ये किंग 1 है, किंग 1 की सब लोग हैं ये, यहाँ पे किंग 2 है, किंग 1 किंग 2 कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ के लोग आपस में लड़ा करते थे। अब ये बड़ी बेवकूफ़ी बात लगेगी, भैया क्यों ये लोग आपस में लड़ क्यों ना है? भाई ये तो जब एक ही देशवासी हैं, लड़ क्यों ना है? फिर ये लोग इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि ये लोग अलग अलग राज्य में आया करते थे। उस समय देश जिसको हम इंग्लिश में नेशन बोल देते हैं, नेशन नाम की कोई भी चीज़ नहीं हुआ करती थी। फिर क्या हुआ करता था, उस समय हुआ करते थे एम्पायर, उस समय हुआ करते थे किंगडम, जो कि चलाए जाते थे राजा द्वारा। राजा इंग्लिश में बोले तो मोनार्की। इस सिस्टम को बोलते थे क्या, मोनार्कियल सिस्टम, राजा का राज्य, राजा का शासन। क्लियर? तो हुआ क्या करता था, जितने भी राज्य के लोग हुआ करते थे वो आपस में लड़ा करते थे। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को एक देश का नागरिक नहीं समझते थे, वो समझते थे कि जो उनका राजा है, जो इलाका उनका है, वो उनका देश है, क्योंकि एक्चुअल में वो उनका देश नहीं है। यहाँ तक बात क्लियर हुई? आगे बढ़े, पक्का? देखिए नेक्स्ट, नेशनलिज्म से में आया कि आखिर हम क्या टॉपिक पे बात करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं कि आखिर देश के लोगों के अंदर राजा का शासन कब खत्म हुआ और लोगों के अंदर एक देश वाली फीलिंग कैसे जागरूक हुई और कब जागरूक हुई। उससे भी पहले बात करते हैं कमिंग ऑफ ब्रिटिशर्स। अब आप लोग सोच रहे होंगे भैया ऐसा कोई टॉपिक तो हमारे बुक में है ही नहीं, ये आप क्या कर रहे हैं, हमें तो ऊपर ले जा रहे हैं, ऑफ टॉपिक ले जा रहे हैं। तो देखिए हाँ, ये भले टॉपिक ऑफ टॉपिक है थोड़ा सा,
ये टॉपिक भले ही थोड़ा चैप्टर में नहीं है, बट इस टॉपिक को जाना जरूरी है, क्योंकि अगर हम चैप्टर को लॉन्ग टर्म के लिए याद रखना चाहते हैं तो फिर उसके लिए हमें ब्रीफ हिस्ट्री जाननी पड़ती है। पूरी तरीके से आखिर हुआ क्या था देश के अंदर वो जाना जरूरी है, तभी हम पूरे नेशनलिज्म को समझ पाएंगे। क्लियर ये बात? चलिए देखते हैं। कमिंग ऑफ ब्रिटिशर्स इन इंडिया। कमिंग ऑफ ब्रिटिशर्स इन इंडिया, ठीक है। बात करते हैं कि आखिर भारत में ब्रिटिशर्स आए, कब आए और क्यों आए, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं कब आए, तो 1608। भैया याद रखनी है? नहीं, नॉलेज के लिए सर, ठीक है। इंडिया में ब्रिटिशर्स के पहला कदम कहाँ पड़ा? सूरत में। कहाँ पड़ा? सूरत में। सबसे पहला कदम कहाँ पड़ा इनका? इंडिया में, सूरत में, ठीक है। सूरत कहाँ पे भैया? राजस्थान। ओके, क्लियर? कोई दिक्कत नहीं जात में? कहाँ पर है? राजस्थान में। देखिए, ऐसा नहीं हुआ था कि ब्रिटिशर्स सीधे आए, मुकुट पहना, अपना मुंह उठा के चले आए इंडिया में, नहीं। वो अपनी एक पहचान बना के आए। पहचान क्या थी? ट्रेडर्स के रूप में। ट्रेडर्स, जी, ट्रेडर का मतलब व्यापारी। इंडिया में जितने भी ब्रिटिशर्स आए थे सबसे पहले एक व्यापारी बन के आए थे, जो कि हमारे साथ व्यापार करना चाहते थे। हमारे इंडिया की बहुत फेमस थी क्या? स्पाइसेस, मसाले, जिसको खा के आप चाउमीन बना रहे हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया डिश बनाते हैं हमारे इंडिया में। हमारी माँ का खाना बहुत अच्छा बनता है, ठीक है। माँ बहुत अच्छा खाना बनाती है। वो क्यों बन पाता अच्छा खाना? क्योंकि स्पाइसेस, क्योंकि ब्रिटिशर्स पे मसाले नहीं थे। हमारे इंडिया में मसाले बहुत अच्छे थे, हर वैरायटी के मसाला आता है हमारे पास, इसके लिए वो हमारे इंडिया में आए, ठीक है, ट्रेडिंग के लिए। क्लियर? सबसे पहले जो कंपनी आई हमारे इंडिया में ट्रेडिंग करने के लिए वो थी यूरोप की कंपनी। यूरोप की कंपनी, ठीक है, समझ पा रहे हैं? कहाँ की कंपनी थी वो? यूरोप की। वो यूरोप की कंपनी, ठीक है, ये सपोज कर लेते हैं ये यूरोप है और यूरोप की कंपनी इंडिया में आई, ठीक है। ये यूरोप है, ये इंडिया है। यूरोप से इंडिया में आई, किस लिए आई? ट्रेडिंग करने के लिए। अब ऐसा तो है नहीं कि सारे के सारे दो इंसान आएंगे मुंह उठा के चले आएंगे कि हम यूरोप से आए हैं, हमें ट्रेडिंग करनी है, नहीं। एक नाम लेके आएंगे अपना। उस नाम को क्या दिया हमने? ईस्ट इंडिया कंपनी। ये पहली यूरोपियन कंपनी थी जो इंडिया में अराइव की थी ट्रेडिंग के रूप में, ट्रेड करने के लिए। क्लियर? पहली कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, नाम याद रहेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी। भैया ईस्ट क्यों लगा? क्योंकि यूरोप के ईस्ट वाले इलाके में एशिया आता है, इसीलिए कंपनी वालों ने ईस्ट इंडिया रख दिया था। क्लियर? समझ में आई बात? कोई दिक्कत जात में? चलिए आगे बढ़ते हैं। भैया ये तो यूरोप की कंपनी थी, फिर ब्रिटिशर्स कैसे आ गए इसमें? भाई सोचने वाली बात है बड़ी। ये यूरोप है, यूरोप की कंपनी है, यूरोप के एक हिस्सा ब्रिटिशर्स के पास भी। ब्रिटिशर्स कौन है वहाँ के? यूरोप क्या है? पहली बात तो यूरोप एक देश नहीं है, यूरोप एक क्या है? कॉन्टिनेंट है, देशों का समूह। क्लियर? सही नहीं बात? वहाँ का एक पावरफुल एम्पायर था, एक पावरफुल एम्पायर, पावरफुल किंगडम था जो कि ब्रिटिशर्स थे, ठीक है। ब्रिटिश एम्पायर था, पूरा एक पावरफुल एम्पायर था ये। और इस सब के बारे में शायद आपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ भी लिया हो, ठीक है, ब्रिटिशर्स के बारे में, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स जो थे वो भी अपनी कंपनी चला रहे थे, वो भी ट्रेडिंग के रूप में इंडिया में आना चाह रहे थे। उनकी ट्रेडिंग का नाम क्या था? मैनचेस्टर्स। क्या भैया ये पढ़ने वाले हैं हम? हाँ, एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन में पढ़ने वाले हैं, जो कि हमने थोड़ा जल्दी पढ़ लिया, अंतर कुछ नहीं आया, ठीक है। तो यूरोप में ब्रिटिशर्स नाम का जो देश था, ब्रिटिशर्स नाम के लोग थे, उन लोगों ने अपनी कंपनी मैनचेस्टर्स के नाम से आई, इंडिया में विजिट की थी। और मैनचेस्टर्स के जो ट्रेडिंग सिस्टम था वो किस चीज़ का था? क्लॉथ। मैनचेस्टर्स अपने साथ क्लॉथ लेकर आए, मशीन मेड क्लॉथ थे उनके, ठीक है। और मैनचेस्टर्स ने एलिमिनेट कर दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है। उससे पहले बात करते हैं थोड़ी सी और। ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसने इंडिया में मोनोपोली ली। मोनोपोली मतलब क्या भैया? गवर्नमेंट से राइट लिया ट्रेडिंग करने का, गवर्नमेंट से अधिकार लिया ट्रेडिंग करने का। जब धीमे धीमे उनका जो ट्रेडिंग सिस्टम था वो बढ़ने लगा, और धीमे धीमे करते इतना बढ़ गया कि इंडिया का जो इंटरनल मार्केट था, ठीक है, इंडिया का जो इंटरनल मार्केट था, इंटरनल मार्केट बोल तो भैया मतलब क्या है इसका? इंटरनल मार्केट का मतलब है एक ऐसा मार्केट जिसमें इंडियन के बनाए गए गुड सर्विस सेल हो रहे थे।
और एक्सटर्नल मार्केट क्या? एक्सटर्नल मार्केट का मतलब है सारी वो गुड्स एंड सर्विसेज जो कि दूसरे देश वाले हमारे देश में लेके आ रहे थे। तो हमारा इंटरनल मार्केट बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गया। कैसे डिस्ट्रॉय हो गया? क्योंकि एक्सटर्नल मार्केट की जो प्रोडक्ट्स थे वो बहुत सस्ते हुआ करते थे, बहुत अच्छी क्वालिटी के मशीन मेड क्लॉथ्स हुआ करते थे, जिसकी वजह से इंटरनल जो कपड़े थे, जिसको हम खादी बोलते हैं, खादी जो कपड़ा बहुत फेमस कपड़ा है हमारे इंडिया का, वो कपड़े की जो डिमांड थी वो गिर गई और ईस्ट इंडिया कंपनी के फैब्रिक्स क्लॉथ्स की डिमांड बढ़ गई, जिसकी वजह से ट्रेडिंग सिस्टम हमारा बेकार हो गया। क्या हो गया? ट्रेडिंग सिस्टम हमारा बेकार हो गया। ठीक है, अब देखिए आगे नेक्स्ट। रफ कर दिया मैंने। ओके, ट्रेडिंग सिस्टम हमारा पूरा बर्बाद हो चुका है। बर्बाद क्यों हो गया? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी जो प्रोडक्ट्स लेके आई थी वो इंडिया में बनाए प्रोडक्ट्स के अच्छे थे, इंडिया से ज़्यादा अच्छे प्रोडक्ट्स थे। ठीक है, नेक्स्ट हुआ क्या? मैनचेस्टर जो है, मैनचेस्टर ने ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली को टर्नओवर कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो मोनोपोली ली थी इंडिया में, जो पूरे मार्केट को कैप्चर किया था, उस कैप्चर किए हुए मार्केट को ईस्ट इंडिया कंपनी को एलिमिनेट कर दिया मैनचेस्टर यानी ब्रिटिशर्स। है तो क्लियर? ब्रिटिशर्स ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरीके से एलिमिनेट कर दिया। अब हुआ क्या? इंडिया में सिर्फ एक ही कंपनी के प्रोडक्ट्स बिकने लगे, वो थे मैनचेस्टर। क्लियर? ये ब्रिटिशर्स कंपनी थी, पूरी ब्रिटिश कंपनी थी। इससे पहले जो हम बात कर रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी की, वो कहाँ की थी? यूरोप की थी। है तो क्लियर बात? कोई दिक्कत? उसके बाद क्या हुआ? जब ट्रेडिंग सिस्टम इनका बढ़ने लगा तो इन लोगों ने राजा महाराजा, जो कि उस समय के नेता हुआ करते थे, नेता तो नहीं बोलेंगे क्योंकि वो डेमोक्रेसी में आते हैं, तो मोनार्किक गवर्नमेंट है, राजा का शासन है, तो यहाँ पे नेता तो होंगे नहीं, तो यहाँ पे कौन थे? राजा। तो ब्रिटिशर्स ने राजा से दोस्ती करी। पहले देखा कि देश में सबसे पावरफुल राजा कौन है, सबसे कमजोर राजा कौन है आसपास में। ठीक है, सपोज कर लेते हैं भाई ये इंडिया है। ठीक है, गोल हो गया इंडिया, मजाक कर रहे हैं, इंडिया का शेप कुछ और है, पर इमेजिनेशन ने कर लिया है। सपोज कर लीजिए ये इंडिया है और इंडिया में यहाँ पर एक राजा है, बहुत पावरफुल है ये, और यहाँ के जो राजा छोटे मोटे हैं ये बहुत कमजोर है। ठीक है, अब तक ये सब मिलके एक साथ रह रहे थे, लड़ नहीं रहे थे मतलब। ठीक है, बट हुआ क्या? मैनचेस्टर और ब्रिटिशर्स जो थे उन लोगों ने इनसे दोस्ती करी, किंग वन इनसे हैंडशेक कर लिया, हाथ मिला लिया, इनसे दोस्ती कर ली। आगे क्या किया? किंग को भड़काया इन लोगों की तरफ कि आप लोग इनको ख़त्म कर दीजिए और यहाँ पे अपना रूल लगा लीजिए, इसको ख़त्म कर दीजिए, स्कूल लगा लीजिए, तो ये आपकी पूरी टेरिटरी हो जाएगी। ठीक है, ऐसे इनको एलिमिनेट कर दीजिए, फिर ये आपका हिस्सा हो जाएगा। तो किंग को लड़वाया आपस में। इस पॉलिसी को बोला गया डिवाइड एंड रूल, डिवाइड एंड रूल, जो कि ब्रिटिशर्स ने हमारे इंडिया में इंट्रोड्यूस करी। एक ऐसी पॉलिसी जो कि आपस में बड़ी पावर को लड़वाते हैं और उनके बीच अपना प्रॉफिट निकालते हैं। बिल्कुल सेम यही किया। ठीक है, ब्रिटिशर्स ने आपस में जो राजा थे देश के उन लोगों को लड़वाया। फाइनली जब राजा कम हो गए, जब राजा गिने चुने बचे और उनकी पावरफुल भी कम हो चुकी थी क्योंकि ब्रिटिशर्स तो पावरफुल थे, तो उनने क्या किया? किंग को भी एलिमिनेट कर दिया और पूरी गवर्नमेंट को अपने कब्जे में ले लिया। ठीक है, क्लियर ये बात? तो क्या किया ब्रिटिशर्स ने? अपने कब्जे में ले लिया। अब भाई इंडिया के लोग, इतने सारी डाइवर्सिटी है इंडिया में, डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं, लोगों की पहचान अपनी अपनी। ठीक है, कोई ऊपर कास्ट का मानता था अपने आप को, कोई नीची कास्ट का मानता था, कोई अपने आप को हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई सिख, कोई ईसाई, अलग अलग धर्म के मानते थे। अब सारे लोगों को एक साथ रहना बड़ा डिफिकल्ट हुआ करता था। ब्रिटिशर्स ने किंग को एलिमिनेट करने के बाद एक चीज़ इंडिया में महसूस करी, वो था डिस्क्रिमिनेशन। देखा कि इंडिया के जो लोग हैं वो एक साथ यूनिटी के साथ रह नहीं सकते, क्योंकि इसमें कई सारे धर्म हैं, कई सारी भाषा वाले लोग हैं, अलग अलग वर्ग, अलग जातियों के लोग हैं, जो कि आपस में लड़ते रहते हैं, डिस्क्रिमिनेशन करते रहते हैं। ये एक वीक पॉइंट था इंडिया के लिए, इंडिया का एक वीक पॉइंट था, वीक पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन।
इस वीक पॉइंट को ब्रिटिशर्स ने पकड़ लिया, ये एक नस थी, उसको पकड़ लिया और आपस में पब्लिक को लड़वाने लगे, पब्लिक को भी लड़वाया और उनके ऊपर रूल किया। एंड फाइनली समय वो आ गया कि पूरी इंडियन गवर्नमेंट ब्रिटिशर्स के हाथ में आ गई, ब्रिटिशर्स के कब्जे में आ गई। क्लियर? यहाँ तक ये बात समझ में आई? कोई दिक्कत इस बात में? आगे बढ़ें, देखिए। नेक्स्ट कॉलोनियलिज्म, इंट्रोडक्शन चल रहा है अभी भी, ठीक है। ये भी ऑफ टॉपिक है, बुक में ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है, बट हम आपको देश की सच्चाई से वंचित नहीं रखना चाहते, इसलिए देखिए। कॉलोनियलिज्म, ये वर्ड आपको हरदम सताएगा। कब तक सताएगा? जब तक आप उसको समझ नहीं लेंगे, ठीक है। ये वर्ड इस बुक में और आगे आने वाले चैप्टर्स में बार बार दोहराया जाएगा। कॉलोनियलिज्म, कॉलोनियलिज्म, आखिर इस वर्ड का मतलब क्या है? अभी आगे एक टॉपिक आएगा, उसमें बताएगा एंटी कॉलोनियल मूवमेंट्स, ठीक है। तो मैं जानना है कि आखिर जो वर्ड है कॉलोनियलिज्म, इसका मतलब क्या है, ठीक है। देखते हैं। हमें मालूम है कि यूरोप और यूरोप के अंदर स्थापित ब्रिटिशर्स, ठीक है, हमारे ऊपर कब्जा कर चुके थे। यूरोप है ये पूरा, ओके, और यूरोप से इंडिया जो कि एशिया के अंदर है, ठीक है। ब्रिटिशर्स ने एशिया में सिर्फ इंडिया को ही कैप्चर नहीं किया, एशिया में बहुत सारी ऐसी कंट्रीज थी जिनको ब्रिटिशर्स ने कैप्चर कर लिया, ठीक है। उनमें से इंडिया भी रही है। तो हुआ क्या करता था, जितनी भी पावरफुल किंगडम्स थे उस समय के, जितने पावरफुल राजा महाराजा के एम्पायर हुआ करते थे, वो छोटे मोटे देश जो कि पावरफुल नहीं हुआ करते थे उस समय, उन लोगों पे कब्जा कर लिया करते थे। ऐसा ही इन्हें इंडिया के ऊपर किया। वैसे जितनी भी कंट्रीज थी उन सबको इन्हें इजीली लड़ाई करके कैप्चर किया था, बट इंडिया एक ऐसा पावरफुल कंट्री था जिसको कैप्चर करना इनके बस की बात नहीं थी। इसीलिए इन्हें डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अपनाई, डिवाइड एंड रूल, ठीक है। फिर से बताना, डिवाइड एंड रूल ये पॉलिसी अपनाई है, ठीक है। अब हुआ क्या, ये ब्रिटिशर्स यूरोप के अंदर समुद्र आएगा बीच में, समुद्र को पार करके एशिया के ईस्ट में रहने वाले इंडियंस को कंट्रोल कर रहे हैं। वहाँ से क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। ब्रिटिश जहाँ रह रहे हैं वो क्या है, उसको बोलेंगे हम प्रोविंस, प्रोविंस। जहाँ पर एक्चुअल में रह रहे हैं लोग, प्रोविंस। और जहाँ पे लोग कैप्चर कर रहे हैं वो कौन सी जगह है, इंडिया। इंडिया के लोगों को इस दूर जगह से कैप्चर कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, इसलिए तो क्या बोल रहे हैं, कॉलोनी, कॉलोनी। अरे भैया ये कॉलोनी वो तो नहीं है जो गोकुल धाम सोसाइटी जो हम अलग अलग मूवीज में देखते हैं, पिक्चर में देखते हैं, सोसाइटी कॉलोनी, ये कॉलोनी वही कॉलोनी है नहीं। इस कॉलोनी का मतलब है जब दूर से देश, कोई बड़ा किंगडम, बड़ा देश किसी छोटे एम्पायर पर कब्जा कर लेता है और उसको कंट्रोल करता है, अपने अकॉर्डिंग रेगुलेट करता है, उस सिस्टम को बोलते हैं कॉलोनी, उसको बोलते हैं कॉलोनी। और ऐसा सिस्टम जब देश भर में किया जाता है तो उसको बोलते हैं कॉलोनियलिज्म, कॉलोनियलिज्म। क्लियर? ये वर्ड क्लियर हुआ। अब जितने भी मूवमेंट्स होने वाले हैं इंडिया में उनको क्या बोलेंगे हम, एंटी कॉलोनियल। इस सिस्टम को खत्म करने के लिए, एंटी मतलब अपोजिट, एंटी बोलते हैं एंटी वायरस है, एंटी बैक्टीरियल है, तो मतलब उल्टा खत्म करने वाला। तो कॉलोनियल सिस्टम को खत्म करने के लिए एंटी कॉलोनियल। क्लियर थी बात, समझ में आई? आगे बढ़े, चलिए। अगर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत आए तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, ठीक है। कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं है, हम आपके साथ ही आपके साथ हैं। जब तक है जहान, तब तक है जहान, आपके साथ रहेंगे। ठीक है। इंट्रोडक्शन के बाद चैप्टर शुरू होते ही ये आप लोगों को 1914 का किस्सा सुनाएंगे।
कौन कैसा 1914 का, ठीक है। अगर जिसने बुक को पहले ही पढ़ लिया होगा थोड़ा बहुत चैप्टर आगे का क्या हम क्या करने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, तो 1914 से कैसे शुरू कर रहे हैं। क्या भैया एक्चुअल में ये किससे 1914 से शुरू हुआ है? नहीं, पीछे की भी कहानी है, पीछे की कहानी छोड़ दी है। देखिए पीछे की भी कहानी है, बहुत लंबी कहानी है, ज़्यादा लंबे में नहीं खींचेंगे। हम एक बात देख लेते हैं कि आखिर ये जो एक्चुअल में एंटी कॉलोनियल मूवमेंट है, एंटी कॉलोनियल मूवमेंट्स हैं, ठीक है भाई। राइटिंग गंदी आ रही है, बुरा मत मानिएगा, और गाली दोस्त तो बिल्कुल मत दीजिए, मुझे गाली पसंद नहीं है, ठीक है। हल्का बहुत मजाक सकते हैं, मजाक कर सकते हैं आप। एंटी कॉलोनियल मूवमेंट्स, ठीक है। तो चैप्टर ने आपको एक ऐसे मोड पर खड़ा करा जहाँ पर डायरेक्ट 1940 से स्टोरी शुरू हो रही है, बट एक्चुअल में स्टोरी 1940 से पहले शुरू हो चुकी है। क्लियर? तो भैया फिर पहले क्यों नहीं पढ़ाया हमने? देखिए सुनिए कैसे। एक्चुअल में 1857 से ही एंटी कॉलोनियल मूवमेंट शुरू हो चुके थे। देश के लोग लड़ने लगे थे कॉलोनी के खिलाफ इस ईयर से, और लगभग 90 ईयर्स तक ये लड़ाई चली, 90 ईयर्स, ठीक है। फाइनली 1947 में जाके देश आज़ाद हो गया। क्लियर? 90 साल की लड़ाई है पूरी है, ये कोई 1914 में शुरू हुई लड़ाई नहीं, ठीक है। तो भैया हमने 1946 को पढ़ना शुरू किया, इस पर क्यों नहीं शुरू किया? 1940 में पढ़ना हमने इसलिए शुरू किया क्योंकि ये ईयर वो ईयर है जिस समय इंडिया के सारे लोगों ने एंटी कॉलोनियल मूवमेंट के साथ लड़ना शुरू कर दिया। समझ में बात? यानी कि इस ड्यूरेशन में मूवमेंट शुरू तो हो चुके थे, बट सारे लोग इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, ठीक है। अब आपको मालूम है कि अगर मुझे किसी इंसान को उसके इजीएस्ट पोजीशन में जो वो बैठा हुआ उसको उठाना है, तो उसको कोई ना कोई तो दर्द देना पड़ेगा। अगर आपकी मम्मी जी हैं, आप बैठे हुए हो, आराम ले रहे हो, मम्मी आती है बेटा काम कर दे, नहीं मैं नहीं उठ रहा, मेरी डांट दिखा रही है, नहीं उठ रहे, पर आपको जब चप्पल रिसीव होगी, फ्लैंक चप्पल, आप तुरंत उठ के भागेंगे, यानी कि आपको कुछ दर्द देना ज़रूरी है। तो 1914 के कुछ ऐसे हादसे हैं जिससे इंडियंस को वो दर्द मिला, जिससे उन लोगों को अंदर एक फीलिंग आई कि हाँ हमें एंटी कॉलोनियल मूवमेंट में पार्टिसिपेट करना, हमें कॉलोनियल सिस्टम ख़त्म करना, ठीक है। सो अभी हमने बात करी थी कि कैसे इंडिया में एंटी कॉलोनियल मूवमेंट्स के साथ जुड़ा हुआ था पूरा मूवमेंट, ठीक है। अब बात करते हैं, अगर हम डायरेक्ट चैप्टर शुरू करते हैं और चैप्टर के इंट्रोडक्शन को देखते हैं तो हमें कुछ 3 पार्ट लिखे जाएंगे, ठीक है, 3 पैराग्राफ लिखे हुए हैं। जब हम उसको ब्रीफली समझते हैं कि आखिर 3 पार्ट्स का मतलब क्या है, ठीक है। सबसे पहले पार्ट में आपको दिखाई देगा कि यूरोप का जो मॉडर्न नेशनलिज्म है, यूरोप का जो मॉडर्न नेशनलिज्म है, मतलब क्या इसका, यूरोप के अंदर जो नेशनलिज्म अभी उत्पन्न हुआ है, जो कि आपने जैसे कि चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा होगा, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ठीक है। तो जैसे कि मॉडर्न जो नेशनलिज्म है यूरोप में, वो पूरा जुड़ा हुआ है, एसोसिएटेड है, इस एसोसिएटेड विद फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट्स। नेशन स्टेट्स का मतलब क्या है? नेशनलिज्म जो उत्पन्न हुआ है वो कुछ इस प्रकार से हुआ है कि यूरोप के अंदर जितने भी देश हैं, हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि अगर जो यूरोप है ये, तो यूरोप के अंदर एक देश, ठीक है। तो एक देश कब बना? जब कई सारी सेवरल स्मॉल स्टेट्स कंबाइन हुई। और जैसे कि अगर आपने चैप्टर 1 पढ़ लिया है तो आपको याद होगा कि उसमें भी बताया जाता है कि कैसे सारी स्टेट्स अलग अलग जब किंगडम्स के अंदर आ रही थी तो उन लोगों ने लड़ाई करी थी अपनी स्टेट्स को बचाने के लिए, और सारी स्टेट्स मिल करके क्या बन गई? एक नेशन। उसी को मिला गया नेशनलिज्म एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट्स। यानी कि यूरोप का जो मॉडर्न नेशनलिज्म है वो पूरा जुड़ा हुआ है फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट्स से, यानी कि सारी स्टेट जुड़कर एक नेशन बन गया, यानी कि नेशनलिज्म हो गया है। क्लियर? आगे देखें, साथ के साथ जितने भी पीपल्स थे उन सबकी अंडरस्टैंडिंग, वो जैसे पहले अपना को समझते थे, अगर वो किसी एक राजा के हिस्से में आ रहे हैं तो अपना को वो एक राजा के हिस्से का एक आदमी समझते थे कि मैं इस राज्य का आदमी हूँ, जबकि उनकी आइडेंटिटी उनके राज्य से नहीं, उनके देश से होती है, ठीक है। तो उनकी अंडरस्टैंडिंग भी क्या हो गई? बदल गई। उनके देश का झंडा बदल गया, उनकी भाषा बदल गई, उनके फ्लैग्स बदल गए, उनके सॉन्ग्स बदल गए, और यहाँ तक कि ये भी बदल गया कि वो क्या सोचते हैं, उनकी थिंकिंग में भी बदलाव आ गया। पहले वो एक ही देश के लोग आपस में लड़ते रहते थे क्योंकि वो अब एक दूसरे को एक देश का नागरिक नहीं समझते थे, बट अब
अपने आप को एक देश का नागरिक समझते हैं और दूसरे वालों को भी उतना ही समझते हैं जितना खुद को। ठीक है, आगे अगर हम देखते हैं पैराग्राफ सेकंड में, पैराग्राफ सेकंड में अगर हम देखें तो पैराग्राफ सेकंड में हमें बताया गया है कि जैसा यूरोप में हुआ ऐसा ही कुछ एशियन कंट्रीज में भी हुआ, जैसे इंडिया और वियतनाम। इंडिया और वियतनाम को हम आपस में कोरिलेट कर रहे हैं क्योंकि इनकी दोनों की स्टोरीज लगभग सेम सी है, क्योंकि दोनों ने ही नेशनलिज्म स्टार्ट कैसे हुआ, एंटी कॉलोनियल मूवमेंट्स के थ्रू हुआ, एंटी कॉलोनियल मूवमेंट्स। इन दोनों की ही कंट्रीज में, इन दोनों ही कंट्रीज में नेशनलिज्म राइज कैसे हुआ, एंटी कॉलोनियल मूवमेंट से हुआ, एंटी कॉलोनियल मूवमेंट्स। ये बात क्लियर, एंटी कॉलोनियल मूवमेंट से शुरू हुआ इंडिया में और वियतनाम में। ठीक है, इसलिए हमने एग्जांपल भी दिया है कि ये दो ऐसी कंट्रीज हैं एशिया में। ठीक है, इंडिया, जस्ट लाइक इन इंडिया एंड वियतनाम, मैंने मेंशन किया नाम को, इंडिया एंड वियतनाम। ये दोनों वो कंट्रीज हैं जहां पर राइज ऑफ नेशनलिज्म एक्टिव एंटी कॉलोनियल मूवमेंट्स की वजह से हुआ। क्लियर, ये बात सही में आपको कोई दिक्कत जात में? इंडिया में भी सारी स्टेट्स कंबाइन होकर के आपस में जुड़ी, एक नेशन बना और साथ के साथ सब लोगों को एक कलेक्टिव आइडेंटिटी मिली, जैसे कि हम सबको मिली हुई है, हम सब भारत के नागरिक हैं। क्लियर कि इंडिया एंड वियतनाम दोनों एंटी कॉलोनियल मूवमेंट्स के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, कि कैसे एंटी कॉलोनियल मूवमेंट्स की वजह से इंडिया और वियतनाम जैसे देश बन पाए, जो कि एक्चुअल में देश नहीं थे। पहले देश नहीं थे, क्या थे, अलग अलग स्टेट्स का एक समूह था, पूरा ग्रुप था पूरा। ठीक है, अब हम बात ये भी कर रहे हैं जब भैया सारी स्टेट्स हैं, देखिए अगर हम सपोज कर रहे हैं ब्लू जो है मार्क किया ये इंडिया है और इंडिया के अंदर ब्लैक कलर से जो है वो सारी स्टेट्स हैं, अलग अलग स्टेट्स। अब जरूरी तो नहीं कि सारी स्टेट्स में एक ही प्रकार के नागरिक रहते होंगे। क्या मतलब, एक ही प्रकार के नागरिक से मतलब है मेरा कि जरूरी तो नहीं कि यहाँ पर सारे लोग हिंदू ही होंगे, सारे लोग मुस्लिम होंगे, या सब नीची जाति के होंगे, सब ऊंची जाति के होंगे, सब एक ही भाषा बोलने वाले होंगे, सब एक ही कलर के होंगे। नहीं, हर स्टेट में अलग अलग डाइवर्सिटी है, कहीं पर हिंदू हैं, कहीं पर मुस्लिम हैं, कहीं नीची जाति हैं, कहीं ऊंची जाति हैं, डिस्क्रिमिनेशन है पूरा। अब बात करते हैं कि आखिर भैया जब ये सारी स्टेट्स ब्रिटिशर्स के आने के समय पर, मैंने आपको बताया कि 1608 में ब्रिटिशर्स ने एंट्री मार गए थे और ब्रिटिशर्स ने एंट्री मारने के बाद क्या किया, इंडिया को ऑक्यूपाई किया। और इंडिया को ऑक्यूपाई कैसे कर पाया वो, डिवाइड एंड रूल पहला। ठीक है, किसकी वजह से, डिवाइड एंड रूल की वजह से, एंड सेकंड डिस्क्रिमिनेशन की वजह से। ठीक है, याद है बात, डिस्क्रिमिनेशन की वजह से, क्योंकि देश में भेदभाव बहुत था। भेदभाव कैसे, अलग अलग धर्म के लोगों में, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों में। ठीक है, तो इसी वजह से हम बात कर रहे हैं जब भैया पहले ये लोग एक साथ नहीं रह पाए, तो आखिर देश जब एक नेशनलिज्म उत्पन्न हो गया, जब देश एक यूनाइट हो गया, तो आखिर कैसे ये लोग इतनी यूनिटी के साथ रहने लगे। जब ये आपस में पहले भी लड़ते थे तो अब क्यों लड़ने लगे, अब क्या ऐसा कुछ चमत्कार होगा कि ये सब लोगों ने लड़ना बंद कर दिया? तो देखिए ये भी बताया गया इसमें, इंडिया में रहने वाले नागरिक, फिर चाहे वो किसी भी रिलीजन के हों, फिर चाहे वो किसी भी रिलीजन के हों, किसी भी कास्ट के हों, किसी भी कास्ट के हों, किसी भी लैंग्वेज बोलने वाले हों, काले हों, गोरे हों, बदले हों, दिखने में मोटे हों, पतले हों, कैसे भी हों, ये सब अलग अलग डाइवर्सिटी के लोगों को ब्रिटिशर्स ने किसी को नहीं छोड़ा। ब्रिटिशर्स ने रिलीजियस से कोई भी किसी भी धर्म के लोगों, हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी भी जाति के, किसी भी वर्ग के, किसी भी भाषा बोलने वाले, यूज़ करने वाले लोगों, सबको एक समान ट्रीट किया। एक समान मतलब ये नहीं कि बहुत अच्छा ट्रीट किया, एक समान मतलब सबको ही बुरी तरीके से ट्रीट किया, फिर चाहे वो किसी भी धर्म का। जिसकी वजह से हुआ क्या, रिलीजन में बात करें तो देखिए सबसे मेजर जो धर्म है हमारे इंडिया में वो ज़्यादातर मुस्लिम्स और इंडियंस है, मेजॉरिटी में। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे लोगों को धर्म नहीं है, और भी बहुत से धर्म हैं, बट मेजॉरिटी में मुस्लिम्स हैं, हिंदूज हैं। ठीक है, और ये दोनों धर्म आपस में लड़ते रहते थे, भले हम बोलते हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई, बट एक्चुअल में आपस में लड़ते हैं, अभी भी लड़ाई होती है। ठीक है, अभी भी लड़ाई होती है, अभी भी लड़ाई खत्म नहीं हुई है, अभी भी मुद्दे चलते रहते हैं सब चीज़ के ऊपर। तो रिलीजन में मुस्लिम्स एंड हिंदूज आपस में लड़ते रहते थे। अब हुआ क्या, ब्रिटिशर्स ने ऐसा नहीं किया कि हम किसी एक को पीटेंगे, नहीं, ऐसा नहीं किया। मुस्लिम्स को भी टॉर्चर किया, हिंदूज को भी टॉर्चर किया, मुस्लिम भी और हिंदू भी
दोनों ही ऑप्रेस्ड हो गए। ऑप्रेस्ड का मतलब है बहुत ज़्यादा उकसा गए। उनने कहा नहीं, हम नहीं झेल पाएंगे इन लोगों को, हमें तो झेलना ही नहीं है। ऑप्रेस्ड हो गए, अब इनसे लड़ाई करनी पड़ेगी। ठीक है, हुआ क्या, मुस्लिम्स भी फाइट करने लगे, हिंदू भी फाइट करने लगे। क्लियर? फाइनली क्या हुई, यूनिटी हो गई। कैसे? एग्जाम्पल लेते हैं, चलिए समझिए। सपोज कीजिए एक आदमी है या आपका कोई दोस्त है, क्लासमेट है, आप उसको नहीं जानते, ठीक है, एक मैं हूँ। अब मेरी लड़ाई किसी एक थर्ड बंदे से चल रही है, मैं उसको मारता हूँ, और उसके अलावा जो दूसरा बंदा है जिसको मैं क्लासमेट है, मेरी दोस्ती नहीं है उससे, वो भी लड़ता है उससे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम एक आपस में हैंडशेक कर लेंगे, यार तू भी मारता है मैं भी मारता हूँ, चलो मिलकर लड़ाई करता हूँ, मिलकर मारता हूँ उसको। करेक्ट? अब वैसे भले ही हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ते रहते हैं, बट जब वक्त आया तो वो यूनाइट हो गए। अब ऐसे ही अलग अलग देश हैं, इंडिया है, पाकिस्तान है, अलग अलग देश हैं सारे, अफगानिस्तान, ईरान, सब आपस में लड़ते रहते हैं। पर अगर सपोज कीजिए किसी दिन कोई एलियन आ गया और एलियन इंडिया पूरे अर्थ पर अटैक करने लगा, तो क्या ये लोग आपस में लड़ेंगे? नहीं, पहले एलियन से लड़ेंगे, सब लोग यूनाइट हो जाएंगे। जब एलियन मर जाएगा फिर आपस में लड़ते देंगे, है ना? तो यही हुआ बिल्कुल। तो इंडिया को आज़ाद करवाने के लिए क्या किया, मुस्लिम्स ने ही फाइट करना शुरू किया, हिंदू ने ही फाइट करना शुरू किया। इन लोगों ने कहा जब तुम भी फाइट कर रहे हो, हम भी फाइट करें, तो क्यों ना मिलकर फाइट किया जाए, जब थोड़ी क्या जाके फाइट किया जाए, तुम अलग गए हम अलग गए, हम लोगों को पिछाड़ दिया। नहीं, हमें एक साथ होना पड़ेगा। तो लगातार जब ये लोग ऑपरेट हो गए, जब ये फाइट करने लगे, तो इन लोगों ने अंदर क्या गई, यूनिटी। और ये बात गांधी जी ने भी सोचा, गांधी जी ने कोशिश करी, गांधी जी और नेशनल कांग्रेस, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस INC, ठीक है, गांधी जी एंड INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इन दोनों ने मिलकर ये कोशिश करी पूरे नेशनलिज्म के दौरान कि हम पूरे इंडियंस को, जो कि अलग अलग धर्म में, अलग अलग जातियों में बटे हुए हैं, वो यूनाइट होकर लड़ें। बट ये ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया बिना किसी कन्फ्लिक्ट के। कन्फ्लिक्ट नहीं होगी तो यूनाइट नहीं होगी, जब तक लड़ाई नहीं होगी तब तक यूनिटी भी नहीं आएगी। सही मेरी बात? कुछ दिक्कत जात में। अब उसके साथ साथ आगे हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, तो हम पार्ट 1 शुरू करेंगे, तो हम बहुत सी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं, नेशनल कांग्रेस के मूवमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं, सत्याग्रह के बारे में पढ़ने वाले हैं, और बहुत से मूवमेंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि गांधी जी और INC ने मिलकर शुरू किए देश को आज़ाद करने। फिलहाल के लिए थैंक यू।